तीन सवालों के साथ दरअसल हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं। पहला सवाल दंगल में हमारा यही होगा कि यूपी में विकास के योगी मॉडल पर सियासत होगी या मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों पर ही सियासत हमेशा होती रहेगी, यानी विकास की राजनीति होगी या मंदिर मस्जिद की राजनीति होगी। दूसरा सवाल, क्या मस्जिदों, मकबरों, मजारों में मंदिर तलाशने की सियासत विजन 2047 में बाधक तो नहीं है, या 2047 के विजन में यह भी शामिल है? तीसरा अहम सवाल कि क्या फतेहपुर हिंसा मामले में आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती दिख रही है क्या? क्योंकि कई सारे ऐसे नाम हैं जो टेलीविजन चैनल्स को इंटरव्यू में तो कहते हैं कि हमने ही वो कराया है, लेकिन उनके नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होते, एफआईआर में दिखाई नहीं होते। नामजद आरोपी है लेकिन विधानसभा के भीतर उनके नाम नहीं लिए जाते। तो क्या इन लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी क्या? यह भी हमारा सवाल रहेगा। शुरुआत हम प्रेम शुक्ला जी से करेंगे। पहला सवाल प्रेम शुक्ला जी, बड़ा सिंपल और सिंपल सवाल है। 2047 की तैयारी चल रही है, 2047 को लेकर यूपी विकास मॉडल की तैयारी चल रही है। ये जो फतेहपुर में हुआ वो किस तरीके से विकास के मॉडल में बैठता है? प्रेम शुक्ला जी। देखिए, विकास का मॉडल तो यही है कि उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो, इसके लिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रतिबद्ध है। और उसकी प्रतिबद्धता जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने बीते 8 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश ने विकास प्राप्त किया है, वह जो है श्रीमान योगी आदित्यनाथ के सफलता का अपने आप में प्रमाण पत्र है। अब रही बात फतेहपुर में जो घटना हुई है, देखिए इस देश में 30,000 ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों का ध्वंस करके उन पर इस्लामी, मजहबी, गैर मजहबी जो है वहां वास्तुएं बनाई गई। अब अगर किसी को इस पर आपत्ति है तो उसके लिए भारत में संवैधानिक मार्ग है, कानूनी मार्ग है। हिंसा के लिए उसमें कोई स्थान नहीं है। अगर किसी की आस्था पर प्रहार हुआ है और उस आस्था पर हुए प्रहार से वह किसी प्रकार की मुक्ति चाहता है, तो भारत में संविधान है, भारत में कानून है। उस संविधान और कानून का अनुमोदन करते हुए उसमें उसको अपना मार्ग तलाशने का पूरा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन हिंसा का अधिकार किसी को भी नहीं है। जो हिंसा का मार्ग अपनाएगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये निश्चित है। तो जो लोग वहां हिंसा, तलवारें दिखा रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं, उनके लिए भी कानून है। जो मकबरे पर हमला कर रहे हैं, जो तथाकथित जो पहले मंदिर था और जो आज तथाकथित मकबरा है, उस विवादित ढांचे पर जो हमला कर रहे हैं, वह भी कानूनी कार्रवाई के पात्र है। और जो तलवारें लहरा रहे हैं, जो पत्थर फेंक रहे हैं, जो काट डालने की धमकियां दे रहे हैं, वो भी कानूनी कार्रवाई के पात्र है। ये जरा तस्वीरें देखिए प्रेम शुक्ला जी, यहां पर कौन काटने की धमकी दे रहा है, कौन पत्थर फेंक रहा है जी। और दूसरी तरफ ये भी देखिए, ये है मुखलाल पाल जो भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। वहां पर उन्होंने आज तक को इंटरव्यू दिया, उसमें वो कहते हैं कि जो कराया वो मैंने कराया, वो उसका श्रेय ले रहे हैं। और दूसरी तरफ मेरे पास पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज किया है उसमें जो 10 नाम है, उसमें तो मुखलाल पाल का नाम तो मुझे नजर नहीं आता। दूसरे एक हैं यहां पर मनोज त्रिवेदी जो हिंदू महासभा के वहां के उपाध्यक्ष है। नहीं सुनिए, तो वो उपाध्यक्ष है, वो भी आज तक को इंटरव्यू देते हैं और कहते हैं कि दरअसल ये सब उन्होंने कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम वहां पर दिखाई नहीं देता है। तो कहां से आप ये समझ के बैठे हुए हैं कि उन पर कार्रवाई होगी? तस्वीरों में तो साफ नजर आ रहा है कि कौन वहां पर घुस रहा है, कौन किस तरीके से वहां पर आंदोलन के नाम पर तोड़फोड़ की राजनीति कर रहा है। जी जी, देखिए जांच में जिसका जिसका नाम आएगा, पुलिस उसका नाम जो है जांच में शामिल कर देगी। इसमें अभी आपने कुछ 2 नाम बताए, इन दोनों नाम का भी निश्चित तौर पर पुलिस के पास भी इसका संज्ञान जाएगा और उस संज्ञान के आधार पर कार्रवाई करेगी। आप पूछ रहे थे तलवारें किसने दिखाई, तलवारें किसने दिखाई? वहां के लोग बता रहे हैं, प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, पुलिस बता रही है। तो तलवारें दिखाना जो है वो संवैधानिक अधिकार किसी का नहीं है। तलवारें दिखाकर हम काट डालेंगे कहना भी किसी का संवैधानिक अधिकार नहीं है। 10 नाम यहाँ पर डाले हुए हैं, 10 नाम वहां पर डाले हुए हैं। इनके नाम जरा सुन लीजिएगा। धर्मेंद्र सिंह है, ये जनसेवक है, को कन्वीनर है बजरंग दल के। आशुतोष शुक्ला है, बीजेपी मंडल प्रभारी है हसवा के। अजय सिंह है, बीजेपी जिला पंचायत मेंबर है। देवनाथ ढाकड़े हैं, पूर्व बीजेपी प्रेसिडेंट है अनुसूचित जाति मोर्चा के। विनय तिवारी है, बीजेपी के वहां के म्युनिसिपल काउंसिलर है, पार्षद है। पुष्पराज पटेल है, जनरल सेक्रेटरी है बीजेपी के फतेहपुर के।
ऋतिक पाल है, पूर्व बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर है। प्रसून तिवारी है, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा के। पप्पू चौहान समाजवादी पार्टी के, उनको निष्कासित किया बोला जा रहा है समाजवादी पार्टी से। और मनोज त्रिवेदी, जिनका मैं नाम इसके पहले ले रहा था, नाम इनके सबके डाले हैं लेकिन किसी को पकड़ा नहीं गया है। आप ही के पार्टी के नेता है और आप ही के पार्टी की सरकार की पुलिस को इसमें से कोई भी नहीं मिल रहा है। 11 तारीख की घटना है, आज 10 दिन के बाद हम बात कर रहे हैं, करीब 6-7 दिन के बाद बात कर रहे हैं हम लोग करीब। अभी भी किसी को नहीं पकड़ा गया यहाँ पर। नहीं, मिल जाएंगे। जो सब गिरफ्तारियां भी होंगी साहब, क्यों नहीं गिरफ्तारियां होंगी। पप्पू सिंह चौहान भी गिरफ्तार किए जाएंगे और ये भी पता लगाया जाए कि उनको अखिलेश यादव ने तो नहीं भेज दिया था। अखिलेश यादव की अगर कोई संलिप्तता होगी तो निश्चित तौर पर उसकी भी जानकारी ली जाएगी। किसी भी तरह का व्यक्ति कौन उस षड्यंत्र में शामिल है, वो निश्चित तौर पर हर किसी का जो है उसमें जांच और अभियोजन में सब कुछ आ जाएगा, साफ साफ हो जाएगा। देखिए यहां पर हम रिएक्शन भी चला रहे हैं, आप एक विंडो में देख सकते हैं वहां पर किस तरीके से श्रेय ले रहे थे कि भाई हमने किया है करके, लेकिन एफआईआर में नाम नहीं दिखता है। डॉली शर्मा जी, यही विकास का मॉडल होगा उत्तर प्रदेश का? मैं साहिल जी आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगी और उस वीडियो से आप बता दीजिएगा कि कितना विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में। ये एक लड़की है जो भाग रही है कल बलरामपुर उत्तर प्रदेश में। ये एसपी के घर के बाहर भाग रही है और पीछे उनके गैंगरेप उसका जिन्होंने किया वो लोग भाग रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सड़क की हालात है साहिल जी, जिस पर ये कभी चर्चा नहीं करेंगे। एक लड़की सड़क पर अपने आप को बचाने के लिए भाग रही है, फिर कुछ लोगों ने उसका गैंगरेप कर दिया। ये पहली तस्वीर साहिल जी, पहली वीडियो। मैं एक और वीडियो आपको दिखाऊंगी जो दिल्ली से सटे गाजियाबाद में सब्जी मंडी में गोली मार दी गई। ये दूसरी वीडियो। साहिल जी, ये भी परसों की ही घटना है, जो देश की राजधानी से सटे गाजियाबाद के साहिबाबाद मंडी की घटना है। ये विकास उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उत्तर प्रदेश के लोगों को मंदिर और मस्जिद में लड़ाया जाएगा, लेकिन जब हम बात करेंगे इनके अधूरे वादों की, जब हम बात करेंगे इनके लोक कल्याण संकल्प पत्र की, जो मैं कह देती हूं कि उसका नाम रख देना चाहिए जन मोह भ्रम पत्र, जो सिर्फ चुनावों में निकलते हैं, जनता को उनको दिखाकर उनको भ्रमित किया जाता है और फिर जनता के वोट लूटकर उन्हें ठेंगा दिखाया जाता है। कैसे इन्होंने वादा किया था साहिल जी कि हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, इनके संकल्प पत्र का वादा है। पूछिए उत्तर प्रदेश के कितने परिवारों को नौकरी मिली। इन्होंने कहा था महिलाओं को 1 साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे, सिर्फ वो भी चुनावी वादा रह गया। इन्होंने कहा था बिजली 24 घंटे बिजली। इनके बिजली मंत्री क्या कहते हैं जब उनसे बिजली पर सवाल किया गया कि अरे भैया मैं तो एक ट्रांसफर नहीं करा सकता, वो जाते हैं एक ऑफिस में और वहां जाकर वो खुद ही रजिस्टर में जब भरते हैं तो बिजली नहीं होती जब वो वहां उस जिले का दौरा कर रहे होते हैं। आप एक बात बताइए, ये तो इनकी असलियत है। इन्होंने कहा था हर गांव में इंटरनेट की सुविधा, बताइए कितने गांव में दी। इन्होंने स्कूल बंद करने के ऑर्डर कर दिए, लेकिन मधुशालाओं से पूरा यूपी भर दिया। शराब की दुकानें, स्कूल बंद करने के ऑर्डर आएंगे, लेकिन शराब की दुकानें आप देखिए थोड़े किलोमीटर बाद आपको एक शराब की दुकान खुली मिलेगी। ये उत्तर प्रदेश का इनका विकास का मॉडल है। ये आपको स्कूल बंद करने के भी फायदे गिनवाएंगे। इन्होंने कहा था युवाओं के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे, 75 जिलों में से मात्र 15 में खुले साहिल जी, और ये दूसरा चुनाव लड़ने की अब तैयारी करने लगे हैं। ये डेटा पर, विकास पर, उन पर ये चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। क्या मकसद है? हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई कराओ। जहां कहीं जात में लड़ाना हो वहां जातियों में लड़ाओ, जहां कहीं धर्म में लड़ाना है वहां धर्म में लड़ाओ, जहां कहीं भाषा में लड़ाना है वहां भाषा में लड़ाओ। लेकिन आप स्कूल पर बात मत करो। नीति आयोग से मिलकर जो आप विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं ना, उसके लिए बाधक तो नहीं होगा, कहीं ये बाधक तो नहीं साबित होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश नई राह पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये घटनाएं रुक नहीं रही है। जिनकी उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 1-2 विधायक चुनकर आते हैं, उनको आपने 10 मिनट अनायास पता नहीं क्या क्या बतिया रही थी। अरे उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम 2.5 गुना हो गया मैडम। जरा पता लगाइएगा 2017 से 2025 में
क्या अंतर आया है? उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रोथ रेट का पता लगाइएगा। उत्तर प्रदेश में किस तरह से सरकारी नौकरियां मिली उसका पता लगाइएगा। उत्तर बीच में मत बोलिए, मैं इसके बीच में नहीं बोल रहा था। ये काहे बीच में बोल रहे भाई? क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? धैर्य क्यों टूट रहा है? धैर्य क्यों टूट रहा है आपका डॉली जी? मैं तो सुन रहा था ना। मैं कर्नाटक जैसा मॉडल उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा ना, जहां कर्नाटक के हाईकोर्ट ने कहा कि महाभारत काल में द्रौपदी के साथ भी जैसा दुराचार कौरव नहीं कर पाए थे, उससे भयंकर दुराचार सिद्धारमैया की सरकार में सरकार की संलिप्तता के साथ महिला के साथ हुआ। ये आपकी सरकार है कर्नाटक में जी। यही रेवंत की सरकार भी इसी तरह तेलंगाना में है। तेलंगाना का क्राइम रेट किस तरह से बढ़ा है, कर्नाटक का किस तरह से बढ़ा, और उत्तर प्रदेश में किस तरह से बलात्कार की घटनाओं में 60% कमी आई है। अपहरण की घटनाएं घटी हैं, हत्या की घटनाएं घटी हैं, और जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में है उसके मुकाबले तुलनात्मक आप न कर्नाटक को खड़ा कर सकती हैं, न जो है आप तेलंगाना को खड़ा कर सकती। कर्नाटक का तो आपने दिवाला पीट दिया जी। आप विजन डॉक्यूमेंट की बात, हम उत्तर प्रदेश में आप जो है विजन डॉक्यूमेंट की बात आपने तो कभी भी जो है कांग्रेस के कार्यकाल में सुना कोई विजन? 1989 तक कोई विजन सुना था क्या? ये जो है विकास कर देंगे उत्तर प्रदेश का। ये 1989 तक सत्ता में बैठे थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। हर जिला एक गुंडे को बांटा हुआ था, हर जिले का एक गुंडा। कहीं मुख्तार अंसारी किसी गुंडे के किसी जिले के इंचार्ज थे, माफिया होने के नाम पे कोई जिला जाना जाता था, कोई अतीक अंसारी के नाम पे, कोई रिजवान अहमद के नाम पर, कोई धनंजय सिंह के नाम पर, कोई रघुराज प्रताप सिंह के नाम पर। इस तरह की आपकी हर जिला आपका बंटा हुआ था। और आज जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश, सबसे बड़ा मोबाइल का मैन्युफैक्चरर उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जो है अगर कहीं पर नई जो है कंपनियां खुल रही तो उत्तर प्रदेश। तो सवाल उठता है ना प्रेम शुक्ला जी, कॉरिडोर कहीं खड़ा हो रहा है तो उत्तर प्रदेश। इसीलिए तो प्रेम शुक्ला जी सवाल ये उठता है ना कि इन सारी बातों पर चर्चा होने के बजाय उत्तर प्रदेश में चर्चा किस पर होती है? संभल में क्या होगा? संभल में किस मस्जिद के नीचे क्या शिवलिंग निकल कर आएगा? फतेहपुर में मकबरा 300 साल पुराना था या वहां पर कुछ और था? आरएसएस के सर संघचालक कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप शिवलिंग मत ढूंढिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर देने का अवसर दीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न मैं उत्तर देना चाहता हूं। देखिए, अयोध्या में जब तक बाबर का मकबरा बनाकर रखा तब तक अयोध्या की जो है पहचान एक मृत शहर के रूप में थी। उस बाबर के मकबरे को हटाया गया, वहां भव्य दिव्य राम मंदिर बना। आज अयोध्या की वहां की इकोनॉमी किस तरह से बूस्ट हुई है। संभल में उसी बाबर ने, उसी आक्रांता ने अगर कल की महाराज के मंदिर का ध्वंस किया है तो क्या उस मंदिर को हिंदुओं को फिर से मिलने का अधिकार नहीं? आप लोग यही कहते थे कि भाई अयोध्या में जो है हमको जो है वहां पर शौचालय बना देना चाहिए, वहां पर अस्पताल बना देना चाहिए। फतेहपुर में क्या हुआ? आज अयोध्या में श्री राम फतेहपुर में क्या हुआ होने के बाद फतेहपुर में क्या करना चाहिए होने की स्थिति? फतेहपुर में क्या करना चाहिए? फतेहपुर में क्या करना चाहिए बता दीजिए। जांच का विषय है, बता दीजिए ना क्या करना चाहिए। जांच का विषय है। जांच तो होती नहीं है तो मंदिर बनना चाहिए। पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरीके से अंदर घुसकर तोड़फोड़ कर रहे हैं वो तो विजुअल में दिख रहा है। औरंगिया की औलादों ने, जांच का विषय है तो ये तस्वीरें क्यों दिख रही है? अगर औरंगिया की औलादों ने, अगर आक्रांता औरंगिया की औलादों ने वहां कोई भी उठकर ये कहना शुरू कर देगा कि यहाँ पर ये था और यहाँ पर हम ये बनाएंगे, क्यों नहीं होना? चर्चा की कोई गुंजाइश ही नहीं है। प्रमाण देगा ना भाई, आपके लोगों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने पहले से ही तय कर लिया है कि जन्माष्टमी के दिन हम वहां जाकर पूजा करेंगे। जांच कहां से हुई बताइए आप? भाजपा का सारे तो आपके पार्टी के नेता है। साहिल जोशी जी, भाजपा का कोई अभियान नहीं है। साहिल जी, भाजपा का कोई मैंने अभी लिस्ट पढ़ के बताई आपको। भाजपा ने राम मंदिर के अरे आपके वहां के जिला अध्यक्ष वहां पर कह रहे हैं कि हमने कराया, भाजपा का अभियान नहीं है। मुझे नहीं समझ में आया, सचमुच में नहीं समझ में आया। जरा प्लीज समझाइए मुझे। लिस्ट में सारे तो आप ही के लोग नजर आ रहे हैं। देखिए, बीजेपी मंडल प्रभारी, जिला पंचायत मेंबर, प्रेसिडेंट बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा, बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर, जनरल सेक्रेटरी बीजेपी फतेहपुर, बीजेपी म्युनिसिपल काउंसिलर, जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता युवा मोर्चा, ये रीजनल वाइस प्रेसिडेंट हिंदू महासभा, और आप कह रहे हैं कि आपके पार्टी का कोई लेना देना नहीं है उससे। देखिए, हिंदू होने के नाते मैं अगर किसी मंदिर में पूजा करने जाता हूं तो क्या भारतीय जनता पार्टी जाती पूजा करने?
अगर मैं किसी हिंदू मंदिर को प्राप्त करने के लिए प्रेम शुक्ल प्रयास करें तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं जा रहा है वो, लेकिन जब मेरे पर कार्रवाई होगी भाजपा के प्रवक्ता के रूप में मैं जाना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला कह रहे हैं कि वो तो आंदोलन अलग है, इसमें पार्टी का कोई लेना देना है नहीं, पार्टी का कोई लेना देना नहीं। देखिए साहिल भाई, उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुका है, फेल हो चुका है। योगी उत्तर प्रदेश के सीएम के हिसाब से पूरी तरह फेलियर हो गए। हमको फतेहपुर का दृश्य देख के 1992 याद आ गया, बाबरी एरा हमको याद आ गया। किस तरह से देखिए फतेहपुर के अंदर पुलिस खड़ी हुई है प्रशासन के सामने, कुछ लोग जाते हैं दंगई हथौड़ा डंडा लेकर एक मकबरे को 300 साल पुराना जो है वहां पर तोड़ फोड़ करते हैं, भगवा लहराते हैं, वहां पर नारेबाजी करते हैं, वहां पर पूजा करते हैं। पुलिस लाचार बेसहारा के माफिक देखती जा रही है। तो क्या ये कादर प्रशासन सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है? साहिल भाई सोचिए, अगर कि इस तरह की भीड़ अगर मुसलमानों की होती, वो कहीं इस तरह जाके तोड़ फोड़ करते तो अब तक क्या से क्या हो जाता? अब तक पुलिस लाठी नहीं चलाती, गोली मार देती उनको। जब हमने संभल में देखा कि भीड़ इकट्ठा हुई तो पुलिस प्रशासन ने क्या किया, गोली मार दी, 4 बच्चों की उसमें मृत्यु हो गई। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कुछ नहीं। उसका इनका जो जिला अध्यक्ष है फोन के ऊपर धमकी दे रहा है एसपी को कि आपको कहा था ये टाइम ये करिए, चला के दिखाइए लाठी, चला के दिखाइए गोली। उसका नाम तो एफआईआर में भी इन लोग नहीं डालते। और अगर आपको लगता है कि ये कोई इल्लीगल अतिक्रमण है या डिस्प्यूटेड साइट है, स्ट्रक्चर है, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 अब तक लगा हुआ है, जिसमें साफ दर्शाता है 15 अगस्त 1947 की पहले की जितनी भी इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, ईदगाह, मकबरे है, उसको आप नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। तो फिर किसने आपको इजाजत दिया वहां जाकर धांधली दादागिरी गुंडागिरी करने के लिए? और अब दूसरा सवाल साहिल भाई ये आता है कि अब जिन लोगों के नाम आए, 10 जन के नाम एफआईआर में आए हैं, उनको कब हिरासत में लिया जाएगा? अगर मुसलमान होते तो उनको ही, उनके परिवार वालों को हिरासत में ले लिया जाता अब तक, और उनके घरों के ऊपर बुलडोजर चल जाता। इनके घरों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? जब उत्तर प्रदेश की असेंबली के अंदर योगी के मंत्री खड़े हुए बोलने के लिए, जब नाम पढ़ने का टाइम है, योगी जी ने उनको नाम तक पढ़ने को नहीं दिया। क्यों भाई? नाम छुपाने की क्या जरूरत थी? क्योंकि पता था तमाम के तमाम ये बीजेपी और आरएसएस के मिले हुए लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह का हुड़ंग मचाया। ये देखिए गुंडागर्दी, सुरेश खन्ना आतंकवादी गतिविधियों से कम नहीं है ये, या आपने कायदा कानून हाथ में लेने का किसको अधिकार है? जब देश असेंबली के भीतर नाम पढ़कर बताने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री वहां पर बोल रहे हैं कि नाम पढ़ने की जरूरत नहीं है, एफआईआर में नाम पढ़ के मत बताइए। समाजवादी पार्टी वहां पर कहने की कोशिश कर रही है कि गोमती नगर में पिछले साल की घटना थी, यादव और मुसलमान थे तो सबके नाम पढ़ के बता दिए गए। क्या यही विजन डॉक्यूमेंट होगा? विजन डॉक्यूमेंट में तो ये सारी चीजें नहीं होती है ना प्रेम शुक्ला जी। अब ट्रैक चेंज करना पड़ेगा प्रेम शुक्ला जी थोड़ा। विजन डॉक्यूमेंट तो एक ही है, नफरत फैलाना है मुसलमानों के खिलाफ। अब उत्तर मेरा सुन लीजिए, ये बीजेपी की मेरा उत्तर तो सुन लीजिए। नफरत का नतीजा देखिए भी आपके चैनल में झूठ कैसे बोला जा रहा है। क्या मुझे उत्तर देने का अवसर दे रहे हैं आप, या बोलिए प्रेम शुक्ला जी बोलिए। देखिए किस तरह से आज तक जैसे चैनल का दुरुपयोग श्रीमान वारिस पठान जी दुष्प्रचार करते हुए करें। संभल में गोली पुलिस ने नहीं चलाई, यह सिद्ध हो चुका है और चार्जशीट में है कि संभल में गोली उपद्रवियों ने चलाई, दंगाइयों ने चलाई, और जिन दंगाइयों ने गोली चलाई उनकी शिनाख्त भी हो चुकी है। लेकिन आपके चैनल पर बैठकर यह झूठ बोला जा रहा है कि संभल में पुलिस ने गोली चलाई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? इसी तरह से झूठ की बुनियाद पर तमाम मामले खड़े किए हैं। बिल्कुल नहीं, संभल ने गोली नहीं चलाई, एक भी व्यक्ति पुलिस की गोली से नहीं मारा गया। एक जो लोग मारे गए वो बीच में क्यों चिल्ला रहे? बीच में क्यों चिल्ला रहे? क्यों चिल्ला रहे? क्या हो गया इनको? क्यों चिल्ला रहे भाई? ये वारिस पठान काहे चिल्ला रहे? ये आप क्यों चिल्ला रहे? वारिस पठान देश में मचे, वारिस पठान क्यों चिल्ला रहे? सब इनके झूठ का बुरका पड़ गया, इसमें झूठ का बुरका टराटर फट गया। आपकी झूठ का बुरका टराटर फट गया मित्र, आपके झूठ का बुरका टराटर फट गया। सामने से ये भाई संभल की चार्जशीट निकाल लीजिए, संभल की चार्जशीट निकाल लीजिए। गोली मुस्लिम दंगाइयों ने चलाया यहाँ पर। अगर संभल में गोली मुस्लिम दंगाइयों ने चलाकर 5 निर्दोष मुसलमानों की हत्या कर दी, और आप पुलिस का नाम ले रहे हो। इनके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया? लीजिए फिर आप तय करेंगे, तय कौन करेगा? खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? भाई जांच किसकी? एसआईटी की जांच में आया,
चलिए आप मुझे बताओ, एक बात मुझे भाई, बताइए, पहले ये स्वीकारिए, आप झूठ बोल रहे थे। जाके मकबरे का दंगाइयों उस ने बात को मारा, लेकर dispute है। दंगाइयों ने मारा, एक मिनट, मुस्लिम दंगाई थे, मुस्लिम दंगाइयों की कॉलोनी से मारे गए, और आप मुस्लिम दंगाइयों पर पर्दा डाल रहे हैं, ये गलत है।